আচ্ছা, দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। अच्छा देखो, हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग का जो ये पीडीएफ मैंने शेयर किया था, मैंने बोला था कुछ एडिशन करके देंगे बट हम दे नहीं पाए, जो भी हो। तो अभी हम करवा देते, जो भी एडिशन हुआ है, कुछ नया क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये देखो, हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चंस, ये जो ग्रीन कलर वाला क्वेश्चन है उसके अलावा जो क्वेश्चन था उसमें सारा कर लिया था, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 20 जो कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है। उसको हम लोग अलग से करेंगे, उस टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे उसे एडजस्ट किया जाता है। अब देखो, ये जो कुछ क्वेश्चंस था, ये ग्रीन कलर वाला क्वेश्चंस, इसमें से इलास्ट्रेशन 1 एंड इलास्ट्रेशन 2 जो है ये ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है। हम लोग थोड़ा इलास्ट्रेशन 3 से देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं तो ओवरहेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्राइडे वाला क्लास होगा उसमें आई होप कि आज कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ही करेंगे और उसका जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, जो कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 420। और ये जो अभी इलास्ट्रेशन 1 2 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर भी इलास्ट्रेशन 8 जो है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का होगा, ओवर 8 का ही है, इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर में ही करेंगे, मतलब इसी टॉपिक के अंडर ही इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। रिपीटेड का मतलब कि पहले हम लोगों ने जो मेथड देखा हुआ है उसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। ये देखो, इलस्ट्रेशन 3 में क्या दिया हुआ है, देखो, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस, बॉयलर हाउस का दे रखा है, बॉयलर हाउस 3 लाख, पंप रूम 60,000, टोटल 3,60,000। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है दोनों, बॉयलर और पंप। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है दो, ए बी, सर्विस डिपार्टमेंट बॉयलर और पंप रूम। अब देखो, बॉयलर हाउस ने किसको किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, ए को सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। बॉयलर हाउस ने सर्विस प्रोवाइड किया है बी को, और बॉयलर हाउस ने सर्विस प्रोवाइड किया है पंप रूम को, ठीक है। और जो पंप रूम है उसने सर्विस प्रोवाइड किया है बॉयलर हाउस ए को, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्शन हाउस ए को, प्रोडक्शन हाउस बी को, और जो बॉयलर हाउस है इसको भी किया है। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ अगर सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सा मेथड लगता है हमारा, उसमें लगता है हम लोगों का रेसिप्रोकल, है ना। जिसमें 3 मेथड देखा था हम लोगों ने। 3 मेथड क्या क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन में, साइमल्टेनियस इक्वेशन में था ट्रायल एंड एरर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने ट्रायल एंड एरर बताया नहीं था। तो आज यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके साथ ही डिस्कस कर देंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या बोल रखा है, देखो नीचे, अच्छा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो है, बॉयलर और पंप दोनों ही एक दूसरे से सर्विस ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोगों का कौन सा लगेगा, रेसिप्रोकल। देखो, इसके साथ पूरा जो चैप्टर है फिर से एक बार गो थ्रू हो जाएगा, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड जो है वो लगेगा, ठीक है। उसका 3 मेथड था, क्या क्या था 3 मेथड, फर्स्ट था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा था ट्रायल एंड एरर मेथड, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों ने ये और ये मेथड देखा था, बट ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होता है वो हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर मेंशन कुछ नहीं होगा तो हम लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले इक्वेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन मेथड याद करो, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 3 इक्वेशन मेथड से हम लोग करेंगे। इक्वेशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। इक्वेशन किस चीज का बनेगा,
इक्वेशन ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का बनेगा, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट जो बॉयलर हाउस है वो क्या बोलेगा कि मेरा बिल कितने का बन रहा है, बिल मतलब मेरा खर्चा कितना है। तो एक तो 3 लाख है खर्चा मेरे डिपार्टमेंट में, और अगर मैंने ये 3 लाख किस चीज का है, ये नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, पहले होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके आया होगा, अब इसको हम लोगों को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इन लोगों के यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉयलर हाउस क्या बोलेगा इक्वेशन मेथड में कि मेरा टोटल खर्चा जो है वो कैसे बना है, मेरा टोटल खर्चा 3 लाख का एक है, और एक मैंने जो सर्विस प्रोवाइड किया है पंप रूम को, ठीक है, सॉरी पंप रूम से जो सर्विस लिया है, क्योंकि ये मेरा खर्चा दिख रहा है, तो पंप रूम से जितने का सर्विस लिया है उतने का खर्चा मुझे पे करना पड़ेगा। तो पंप रूम यानी अदर सर्विस डिपार्टमेंट से मेरा बिल कितने का बनेगा, तो मैंने सर्विस ले रखा है 50%, बॉयलर हाउस बोलेगा मैंने सर्विस ले रखा है 50%, तो 50% का बिल जो है पंप रूम का टोटल बिल का 50% वो मेरे ऊपर अप्लाई करेगा। पंप रूम अपने टोटल बिल का, ये देखो पंप रूम का टोटल बिल कितना है 100%, कैसे 10% प्रोडक्शन ए, 10% 40% फॉर प्रोडक्शन हाउस बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, एंड 50% फॉर बॉयलर हाउस। तो पंप रूम बोलेगा मैंने तो 50% सर्विस बॉयलर हाउस को दिया है, तो फिर 50% जो है वो हम बॉयलर हाउस से रिकवर करेंगे, मतलब बॉयलर हाउस का जो बिल बनेगा उसमें 50% जो है पंप रूम का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50% ऑफ पंप रूम, ठीक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनाना चाहिए, तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, फिर इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करेंगे। देखते हैं इसको या फिर दूसरे किसी क्वेश्चन को। तो देखो इसमें कैसे होगा इक्वेशन मेथड में, लेट टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉयलर हाउस इज बी, बी मान लेते हैं, एंड फॉर पंप रूम, फॉर पंप रूम इज पी, पंप रूम को पी से और इसको बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल ऐसे लिख सकते हैं, देन बी इक्वल टू, मतलब बी मतलब बॉयलर हाउस का टोटल वो कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख तो होगा ही होगा, और इसके ऊपर जितने का बिल पंप रूम ने बनाया होगा, तो पंप रूम कितने का बिल बनाएगा जितना सर्विस उसने प्रोवाइड किया है, तो 50%, ठीक है। 50% ऑफ क्या हो जाएगा 50% ऑफ पी हो जाएगा, मतलब ये पंप रूम का जितना टोटल खर्चा है उसका 50% वो बॉयलर हाउस से रिकवर करेगा ना, इसीलिए ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, पी कितना हो जाएगा 60,000 जो है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये रिकवर कितना करेगा, मतलब इसके ऊपर बिल कितना अप्लाई करेगा बॉयलर हाउस 5%, ठीक है। तो 5% ऑफ क्या हो जाएगा बी, ठीक है। 5% ऑफ बी हो गया। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे सिंपल वे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये सेकंड, ये इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। ये 2 वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, p इक्वल टू 60,000 प्लस 50% ऑफ बी, ठीक है। और b का मतलब क्या होता है, b का मतलब ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा अमाउंट लिख लो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा b, ठीक है, तो b का मतलब ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 50% ऑफ पी। तो यहाँ पर हो गया 60,000, 50% ऑफ 3 लाख यानी 1,50,000, 3 लाख का आधा, और यहाँ पर हो गया ये है अच्छा एक 5% है, ये वाला 5% होगा, सॉरी ये मैंने 50% लिख दिया। पी का मतलब क्या है 5% है, तो 3 लाख का 5% लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। 3 लाख का 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू 5%, तो ये हो गया 15,000, प्लस ये 50% ऑफ पी मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 50%। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आता है तो 50% मतलब कितना हो जाता है 50/100 कर लो, 0.5 होता है, 0.5 पी इंटू 5%, तो 0.5 इंटू 5% यानी 0.025 पी कैलकुलेट करने से आएगा, ठीक है। अच्छा P इक्वल टू इतना हो गया, अब इसको ऐड कर लो 1.025 P इक्वल टू ये हो जाएगा 75,000, देयरफॉर P इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 1.025, तो ये आ जा रहा है 7
अच्छा ये तो माइनस होगा ना, मैंने प्लस कर दिया, देखो मैंने प्लस कर दिया इसीलिए गलत हो गया। ये 1p है, ये माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 0.025, 0.975 p। 75,000 डिवाइडेड बाय 0.975, तो ये हो जाएगा 76,923, 76,923। ये p का वैल्यू हो गया। अब b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख प्लस 50% ऑफ ये वाला वैल्यू 76923, 76923 इसका 50% प्लस 3 लाख, तो ये हो जाएगा 33,8461। अच्छा ये आ जा रहा है अमाउंट, चेक कर लेते एक मिनट। हाँ 3,38,461 ये अमाउंट हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस और टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप हाउस। लेकिन यहाँ पर तो हमारा कैलकुलेशन खत्म नहीं होता, ये तो दोनों का टोटल एक्सपेंसेस हुआ। अब इस एक्सपेंसेस को ले जाके हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, यहाँ से नील करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी ये दोनों में चार्ज करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने दोनों डिपार्टमेंट का नाम लिख लिया, तो बॉयलर हाउस, बॉयलर हाउस और यहाँ पर लिखते हैं पंप हाउस। तो जितना टोटल खर्चा है वो पूरा एपोर्शन होना चाहिए। अगर हम लोग पूरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके करते तो स्ट्रक्चर वैसा बनता, तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर टोटल खर्चा 3 लाख नहीं है, अभी टोटल खर्चा कितना हो गया है, 3 लाख के साथ ये ऐड होके 3,38,461। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 60% एंड 35% ऑफ 3,38,461। क्यों लिखा मैंने, ये देखो ए में कितना अपोर्शन होगा 60%, बी में कितना अपोर्शन होगा 35%। ठीक है, और इसको इंटू करने से आएगा 2,03,077 और यहाँ पर आ जाएगा 118,462। ठीक है, और पंप हाउस का कितना हो जाएगा, ये देखो पंप हाउस का हो गया 10% और 40%, 10% एंड 40% ऑफ 76,923। ये देखो 76,923। अब इसका 10% मतलब 7,692 और इसका 40% मतलब 30,769। ठीक है, ऐसे अपोर्शन हो जाएगा, तो टोटल में आ जाएगा ये वाला 2,10,769 और यहाँ पर आ जाएगा 1,49,231, ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर परसेंटेज में हो रहा है ना तो परसेंटेज से करना चाहिए, अगर हम लोग रेशियो करेंगे ना अलग आंसर आ जाएगा। देखो हम दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखो 3,38,461, इसको अगर हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो रेशियो कितना आएगा 60:35, नीचे से 100 चला जाएगा, तो 3,38,461 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 35। ठीक है, तो ये 41 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो 3,38,461 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 41, तो ये आंसर आ जा रहा है 495,308 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3,38,461 इंटू 60% करने पे तो इतना आएगा 203076.6 आ रहा है, मैंने 7 कर दिया है। और इसी का अगर हम लोग रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3,38,461 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये 41 ही होगा ना, 60 और 35 6, 7, 8, 9 नहीं, ये कितना होगा 60 और 35 ऐड करने से 41 नहीं होगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। मैम 95 হবে তো। है 95, भूल लिखे थे ये 95, 95 होने से देखो अलग ही आ रहा है। ठीक है, तब भी अलग आएगा, ये देखो तब भी अलग आएगा, इसीलिए मेरा एकदम डिफरेंट आ गया। ये देखो 213,764 ये आ रहा है देखो, लेकिन इसके साथ टैली नहीं हो रहा है, ये कुछ छोटा छोटा बात बाकी था, तो इसीलिए मुझे बताना भी था, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन फिर से करवा रहे हैं। ये देखो अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो अलग आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर से इसका तुम लोग करके देख सकते हो, 461 का इंटू 35/95 करके देखो, ये वाला डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड कर लो कि जब हम लोग
लोगों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हम लोगों को दिया हुआ रहेगा परसेंटेज, तब ये हम लोगों को परसेंटेज में ही अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कौन से वाले केस में? परसेंटेज बेसिस सिर्फ इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर में ही ऐसा होगा, इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर में ही होगा। इसका नोट लिख लो एक बार याद रखने के लिए। मतलब ये कोई मतलब कुछ मतलब एडुकेशनल नोट जैसा नहीं है, मतलब ये जस्ट हम लोगों को एक बार याद रखना है कि हम लोग जब ट्रायल ऐसे लिख देते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड ये मेथड क्या है? एंड इक्वेशन मेथड, ठीक है, एंड इक्वेशन मेथड। इन केस ऑफ, ऊपर लिख देते हैं, ये छूट गया, इन केस ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड एंड इक्वेशन मेथड, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, secondary distribution of expense is done क्या लिखे इसको? is done in use is done in percentage wise if given एज अ परसेंटेज, ठीक है। अगर परसेंटेज दे रखा है तो हम लोग को परसेंटेज वाइज ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर जो है अलग आ जाएगा, ठीक है। इसको भी तुम लोग लिख लो तो कि याद रह जाए कि ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड और इक्वेशन मेथड में ही अप्लाई होगा, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। बाकी तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो, आगे कोई क्वेश्चन अगर परसेंटेज वाइज है तो देखना कि वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमें ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करेंगे और ये परसेंटेज जो सर्विस परसेंटेज है वो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है सर्विस का एक्सपेंसेस को, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हमें परसेंटेज ही यूज करना है, अदरवाइज जो है आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो ही जाएगा, तो करना नहीं है हमें उसको रेशियो वाइज, ठीक है। बाकी केस में ये जो है ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड देखते हैं। देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Sons Limited is a manufacturing company having three production department A, B, C। ये तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ एक्स एंड वाई ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है। द फॉलोइंग इज द बजट फॉर दिसंबर 2021। ये बजट दे रखा है, देखो डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड, ठीक है। इसमें से ये सारा जो है ये ओवरहेड है, ठीक है। और ये जो है ये प्राइम कॉस्ट में आता है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। और रूल्स क्या था हम लोगों का? पूरे ओवरहेड में हम लोगों ने क्या देखा? प्राइम कॉस्ट जो है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्राइम कॉस्ट जो है वो चला जाता है कहां पर? कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में जो प्राइम कॉस्ट बनेगा वहां पर चला जाएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल जो है जिससे प्राइम कॉस्ट बनता है वो कॉस्ट शीट में नहीं जाता है, इसी वजह से ये ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हमारा प्रोडक्शन का जो डायरेक्ट कॉस्ट है, किसी भी तरह का प्रोडक्शन का डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो नहीं आता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, क्योंकि वो चला जाता है कॉस्ट शीट में और ये कॉस्ट शीट में नहीं जा पाता है, तो ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, एरिया स्क्वायर फीट मतलब बेसिस हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये सब बेसिस दिया हुआ है। ए टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। गुड इवनिंग ऋषभ। इवनिंग। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स देखो और सर्विस डिपार्टमेंट वाई, इन्होंने कितना कितना सर्विस अपोर्शन किया उसका परसेंटेज दे रखा है। देखो 45, 15, 30 और 10। मतलब एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो देगा ही, इसी वजह से तो इन डिपार्टमेंट को रखा गया है। उसके साथ साथ वाई को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है वो ए बी सी को नहीं दे रहा है, इस केस में सी को नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स को दे रहा है। मतलब वही रेसिप्रोकल, मतलब दोनों ही दोनों को दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए ट्रायल एंड एरर मेथड से, या फिर हम लोग को सॉल्व करना चाहिए इक्वेशन मेथड से या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, जो हमें सही लगे, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है
प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। पहले हम लोगों को बोल रहा है कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। फिर सेकंड बोल रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा आएगा आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उस सर्विस डिपार्टमेंट को जब हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी सीख सकते हैं। गुड इवनिंग शुभश्री। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, चलो देखो इलस्ट्रेशन 4 है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया। इलस्ट्रेशन 4। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, ठीक है, हम ऊपर और डिटेल्स वगैरह नहीं लिख रहे हैं। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी या फिर ये सब मैंने ऑलरेडी करवा दिया है कि प्रेजेंटेशन जिन लोग को करना है उन लोग को पता होना चाहिए कैसे करके होगा। जिनका एमसीक्यू है उनको तो जरूरत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली जस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ABC जिनको प्रेजेंटेशन करना है ऊपर लिखना पड़ेगा ओवरहेड समरी डिस्ट्रीब्यूशन बोल के XY। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर, बेसिस, टोटल, ABC। तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मेटेरियल। डायरेक्ट मेटेरियल, लेकिन जैसे कि अभी मैंने बोला कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होता है। डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस क्या है, गिवन है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, किसी बेसिस पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग ABC में नहीं दे सकते क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा कॉस्ट शीट में आ जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट खर्चा है वो जाएगा, यानी 2 लाख 1 लाख। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ये भी गिवन है, हम लोग को कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, इसका टोटल हो जाएगा 3 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख। हमें सारा कंसेप्ट लेकिन याद रखना है, तभी जाके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व होगा। जो जिनका भी एमसीक्यू आएगा, ठीक है, तो उनके लिए हम बोल रहे हैं कि ये सब जो हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ जो कंसेप्ट देख रहे हैं ना, क्या आता है क्या नहीं आता, इसी से एमसीक्यू बनेगा, तो ये हमें पता होगा तभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो डायरेक्ट खर्चा जो है, देखो प्रोडक्शन का नहीं आया लेकिन सर्विस का आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रोडक्शन वाला प्राइम कॉस्ट में चला जाता है, मतलब कॉस्ट शीट में चला जाता है, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पर, इसलिए ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट खर्चा देखो क्या है, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट ये किस बेसिस पे होगा? है तो 4 लाख एरिया, ठीक है, 4 लाख एरिया बेसिस पे हो जाएगा। और एरिया का देखते हैं रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हटा दो, एक एक 0 हटा देते हैं, ठीक है, और अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 5 से 25, 5 10, यहाँ पर 10 हो गया, 5 हो गया, फिर 10 हो गया, और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 5 2 1 2 1 2, मतलब 2 1 2 1 2। अच्छा, बड़ा ही अजीब सा आया, 2 1 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 1 2, चलो लिख लेते हैं 2 1 2 1 2, ठीक है, तो 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 8, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 इंटू 2 कितना होगा 1 लाख। अब ये देखो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, फैक्ट्री रेंट, इसीलिए सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो गया 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 1, 50,000। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से होगा, 1 लाख 50,000, फिर 1 लाख, 2 है ना, फिर 50,000, फिर 1 लाख, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया फैक्ट्री रेंट। उसके बाद है पावर, तो पावर 2 लाख 50,000, पहले लिख लेते हैं पावर 2 लाख 50,000। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पावर नॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन होना चाहिए, ठीक है, तो पावर हो जाएगा HP। अच्छा, यहां पर एक चीज देखो,
सिर्फ हॉर्स पावर नहीं लेंगे, ठीक है, मशीन आवर्स भी है। तो ये भी एक पॉइंट जो है नोट कर लो, हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। एक काम करते हैं, एक पेज छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। एक नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ही हम एक कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। मैंने कितना पेज छोड़ दिया, एक, दो, ठीक है, ये इसमें यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है ना, तो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वर्किंग नोट नहीं, मतलब एक जस्ट नोट लिखवाना चाहते हैं। नोट ये है कि याद रखने के लिए, ठीक है, ये तुम लोग को कुछ एग्जाम में नोट नहीं देना है, याद रखने के लिए कि हम लोगों को क्वेश्चन में नॉर्मली अगर पावर दिया हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले देख लो क्या लिखवाना चाहते हैं। जो पावर दिया हुआ है, पावर को नॉर्मली डिवाइड किया जाता है हॉर्स पावर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पावर जो है, पावर एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, power expense is distributed on the basis of, ऐसे लिख देते हैं, on the basis of, ये देखो कैसे होगा, यहां देखने से ही पता चल रहा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे, ठीक है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, अगर ये गिवन है तो, ठीक है, गिवन होगा, पावर दिया हुआ है तो हॉर्स पावर नॉर्मली गिवन होगा, तो हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। बट अगर क्वेश्चन में इसके साथ साथ मशीन आवर्स भी दे देता है, ठीक है, इफ बट इफ मशीन आवर इज ऑल्सो गिवन, बट इफ मशीन आवर इज ऑल्सो गिवन, लेकिन इसके साथ साथ अगर मशीन आवर भी गिवन है, देन पावर एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, power expense is distributed by कैसे बताए, मतलब पावर एक्सपेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मशीन आवर, ये देखो मशीन आवर इनटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन करके जो रेशियो बनेगा उस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये लिखवाना चाहते हैं, तो कैसे लिखे हम लोग कि देन पावर एक्सपेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर, ऐसे लिखते हैं, मशीन आवर इनटू, इनटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन, इनटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन गिवन होगा तो उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, पावर जो है वो हॉर्स पावर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हॉर्स पावर एंड उसके साथ साथ मशीन आवर भी दे रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रेशियो बनेगा उस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिस जो है ये लिखेंगे हम लोग HP इंटू मशीन आवर, क्योंकि दोनों गिवन है, ठीक है, HP इंटू मशीन आवर। तो रेशियो क्या बन जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा HP इंटू मशीन करना पड़ेगा, तो ये इंटू करने से 1000 इंटू 50, तो 50,000 हो गया, ठीक है। 40 इंटू 2000, तो 40 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 80,000, ठीक है, ये 80,000 लिख देते हैं, के मतलब 1000। अच्छा ये भी, ये हो जाएगा 4000 इंटू 20, मतलब ये भी 80,000 हो गया, ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 25,000। अब इसका रेशियो बना लेते हैं, तो 25 से नहीं, 25 से तो डिविजिबल नहीं होगा, बट 5 से सारा डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 10, ये 80 डिवाइडेड बाई 5, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 में 16 हो जाएगा, फिर ये 16, ये 3 और ये 5, तो 10 इज टू 16 इज टू 16 इज टू 3 इज टू 5, ये होगा रेशियो, ठीक है। तो जहां पर नोट बनाया वहां पर ये कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, मैंने और अलग से नहीं किया, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में करोगे तो वर्किंग नोट बना के करना, जिनको पूरा लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 इज टू 16 इज टू 16 इज टू 3 इज टू 5, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना आएगा, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट करने से आ जाएगा 50,000, 80,000, 80,000,
15,000 और 25,000। ठीक है, आज हम ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह तुम लोगों से नहीं पूछ रहे, तुम लोग को तो पता है कैसे रेशियो करना है, तो हम लिख रहे हैं और छोटा छोटा बात जो हम लोग को नोट डाउन करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद पावर के बाद आ जाएगा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट खर्चा हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? एसेट के वैल्यू पे आना चाहिए, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेसिस में, ये बेसिस का कॉलम था, तो कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो जीरो हटा दो, 24211, 24211, 24211। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे टोटल कितना है? टोटल 1 लाख है। ठीक है, ये टोटल का कॉलम है। उसके बाद बेसिस के बाद यहाँ पर कॉलम का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बेसिस, ये टोटल, यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई। अच्छा, टोटल है 1 लाख। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने पे 20,000, 40,000, फिर से 20,000, 242 है, और ये हो जाएगा 10,000 और 10,000। ये डेप्रिसिएशन का हो गया। नेक्स्ट है अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड्स। ठीक है, तो अदर ओवरहेड्स कैसे होगा? तो अदर ओवरहेड्स जो है ये मशीन आवर के ऊपर हो सकता है, लेबर आवर के ऊपर भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट वेजेस के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों के पास दो चीज अवेलेबल है। देखो, यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल है और मशीन आवर अवेलेबल है। ठीक है, तो मशीन आवर पे भी हो सकता था, लेबर आवर पे भी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो कि जो हमारा अदर ओवरहेड है, जो पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग यहाँ से क्वेश्चन से दो चीज यूज कर सकते हैं, नॉर्मली तीन चीज से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेबर जो आवर है वो, मशीन आवर, और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मशीन आवर यूज करके कर रहे हैं, ये तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जिसमें से दो गिवन है इस क्वेश्चन में, हम लोग मशीन आवर यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग आंसर आएगा अगर कोई कुछ और यूज करोगे तो, लेकिन वो भी सही होगा। ठीक है, तो 12411। अदर ओवरहेड कितने का है? अदर ओवरहेड है 9 लाख। ठीक है, 9 लाख। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख इंटू वन, 1 लाख हो गया। ये 2 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख, और ये हो गया 1 लाख, ये भी हो गया 1 लाख। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। ठीक है, हम टोटल लिख देते हैं, तुम लोग एक बार घर पे चेक कर लेना, सही होगा, गलत नहीं है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो गलत नहीं होगा नॉर्मली। फिर भी अगर होता है तो बताओगे मुझे बाद में। अभी हम लोग लिख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होगा वो देखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल ही तो करना है और तो कुछ करना है नहीं। तो 2,70,000, और ये हो गया 3,70,000। अच्छा, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद 4,75,000, और 5,35,000। ठीक है, 5,35,000। और ये पूरा का पूरा टोटल है 16,50,000। ठीक है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें करने के लिए बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड और जो क्या बोलते हैं उससे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड होता है, वो दोनों ही तो एक ही मेथड के अंडर आता है, दैट इज रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड लगभग सेम है, बट दोनों का प्रेजेंटेशन के वजह से अलग होता है। ठीक है, तो इक्वेशन मेथड में हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में करेंगे। तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है एक्स वाई, इनका खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपोर्शन करना है ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ম্যাম টোটালটা তো 22,50,000 আসছে। কোনটা বলো তো, এইটা?
है मैम। 9 লাখ, 1 লাখ, 10 লাখ, 10 আর এখানে 3 3 6, 10 আর 6 16, 16। আচ্ছা 22 লাখ 50। আচ্ছা আমি এই দুটো মনে হয় অ্যাড করিনি, তাহলে সেই জন্য 6 লাখ বোধহয় কম হচ্ছে। 6 লাখ অ্যাড করলে 22 লাখ 50ই হবে, হ্যাঁ ওই জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা 22 লাখ করে দিচ্ছি, 22 লাখ 50। ঠিক আছে, এটা 22 লাখ 50 করে নাও। 2 লাখ 70, 3 লাখ 70, 6 লাখ, 4 লাখ 75, 5 লাख 35। 22 लाख 50,000 ही होगा। मैंने ये दोनों शायद ऐड नहीं किया, इसीलिए 3 लाख और 3 लाख ये यहाँ पर शायद नहीं लिखा था टोटल, जब मैंने कैलकुलेट पहले किया हुआ है, तो उसी वजह से वहां पर 6 लाख का गैप आ गया। ठीक है, ठीक हुआ। यहाँ पर चेक करना हो गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लो तुम लोग भी। 22 लाख 50,000, ठीक है। अब बाकी आई होप कि सही है। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर दो डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखो ये मेथड हम लोग आज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कैसे होगा। तो ये खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके आया है, 4 लाख 75 और 5 लाख 35,000। तो पहले ये लिख लेते हैं, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 4,75,000 और 5,35,000। ठीक है। और जो पहला वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन का, एक बार वो भी दिखाते हैं। देखो पहला जो आज का हम लोगों ने क्वेश्चन किया, थोड़ा आगे आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, उसमें भी देखो ये जो 3 लाख और 60,000 ये ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका स्टेटमेंट फॉर्मेट जो है वो कैसे बनेगा, देखो जैसे इक्वेशन मेथड में हम लोगों ने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा इतना खर्चा है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मैंने सर्विस डिपार्टमेंट को कोई मतलब सर्विस दिया है, तो फिर हम अपना एक बिल रेज करेंगे। मतलब एक्स डिपार्टमेंट अपना बिल रेज करेगा वाई के लिए, और वाई डिपार्टमेंट अपना बिल रेज करेगा एक्स के लिए, जितना उसने सर्विस प्रोवाइड किया है। तो एक्स का खर्चा क्या हो जाएगा, उसका खुद का खर्चा प्लस वाई ने जो बिल उसे पकड़ाया होगा। तो वाई ने कौन सा बिल उसे पकड़ाया होगा, जितने का उसने सर्विस दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे जो हम लोग इक्वेशन मेथड में कर रहे हैं, बस उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ अलग होता है। तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे करके, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस, ये वाला अपोर्शन करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट वाई में अपोर्शन करेगा। कितना करेगा, जितना उसने सर्विस प्रोवाइड किया है वाई को। ठीक है, तो ये देखो, अब अगर वाई से वो बिल रेस करेगा, कितना परसेंट का करेगा, तो एक्स ने जितना सर्विस वाई को दिया है उतने का बिल जनरेट करेगा। तो एक्स बोलेगा मेरे टोटल बिल का 10% तो हम वाई से ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिर वो वाई पे 10% अपोर्शन करेगा। ये देखो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि अपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस 4,75,000 जो इसका टोटल खर्चा हुआ है, उसका 10% वो वाई पे चार्ज करेगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 10% ऑफ 4,75,000। और मैंने देखो एक नोट अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि अगर ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर इक्वेशन मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटेज गिवन है, तो हमें पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परसेंटेज से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 47,500। ठीक है, अब ये टोटल करेंगे एक बार। तो एक्स का खर्चा 4,75,000, वाई का खर्चा हो गया 5,35,000 प्लस 47,500, यानी 5,82,500। अब वाई अपना बिल रेस करेगा एक्स पे, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, apportionment of department y expense कितना है, अभी y का खर्चा कितना हुआ,
5,35,000 तो था, और एक्स ने उसके ऊपर जो बिल रेज किया उससे 47,500 और भी बढ़ गया, तो टोटल 5,80,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट वो एक्स पे चार्ज करेगा, जितना उसको उसने एक्स को सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उसने एक्स को कितना सर्विस प्रोवाइड किया, 5%, क्योंकि ये किसका डेटा है, ये वाई का डेटा है। वाई ने ए को 60%, बी को 35 और एक्स को 5% दिया है, तो पूरे बिल का 5% वो एक्स के लिए मतलब लागू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5% ऑफ 5,82,500, ठीक है, इंटू 5%, तो 29,125 इस पैटर्न में होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एपोर्शनमेंट, जब तक स्मॉलेस्ट अमाउंट नहीं आ जाता है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चलता जाएगा। ठीक है, एपोर्शनमेंट, एपोर्शनमेंट of department X expenses to department Y, X का Y में अपोर्शन होगा, कितना होगा, ये वाला 29,125, 29,125 का 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा, तो यहाँ पर 2913, ठीक है, 2913 हो जाएगा। फिर हम लोग चाहे तो और एक बार कर सकते हैं, apportionment of department Y expenses to department X, 2913 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 2913 का 5%, तो ये 145.6 आ रहा है, मतलब 146 आ रहा है। ठीक है, 146 आ रहा है। अगर देखो तो ये 1% भी नहीं होता है इस खर्चे का या इस खर्चे का, देख लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, 146 अगर 1% भी नहीं जाता है तो हमें फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। 146 का फिर से अगर 10% होगा तो 14 रुपीज आ जाएगा, तो उतना और जरूरी नहीं। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब जब तक एक अच्छा खासा अमाउंट नहीं आता है। कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बोला, देखो ये 1% खर्चा भी नहीं होता है। देखो 4,75,000 का अगर 1% खर्चा देखोगे तो वो आ जाएगा हम लोगों का 4,750, 1% खर्चा भी नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो और करने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे कितना आ जाता है, देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 504271। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का, और दूसरा हो जाएगा 58413। ठीक है, 5855413 होगा, 5855413। ठीक है, एक बार ऐड करके देख लो। एक्स तो देखो कैसे हुआ, फिर से हम एक बार बता देते हैं। जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एक्स और टोटल एक्सपेंसेस ऑफ वाई निकालते हैं, वैसे ही हम लोगों ने टोटल एक्सपेंसेस निकाला, लेकिन कैसे, अपोर्शन, मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो इक्वेशन मेथड एंड जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का एक मिक्सड अप है। ठीक है, तो पहले देखो एक्स ने क्या बिल रेज किया होगा वाई के ऊपर, मतलब एक्स अगर वाई पे अपना खर्चा चार्ज करेगा, कितना करेगा, जितना उसने सर्विस प्रोवाइड किया होगा वाई को, तो 10%, उस अपने टोटल खर्चे का 10%, तो वाई का इतना हो जाएगा। अब वाई अपने टोटल बिल का कितना चार्ज करेगा, एक्स से 5%। ठीक है, ये टोटल का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फिर से हम लोग एपोर्शन कर सकते हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आएगा जब तक, तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप कर देंगे। तो एक्स का टोटल खर्चा हो गया ये, और वाई का टोटल खर्चा हो गया ये। ठीक है, अब अभी तो टोटल खर्चा आया, अभी हम लोग को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। देखो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल खर्चा निकाला, टोटल खर्चा बॉयलर हाउस, और ये क्या था नाम, ठीक है, पी से कुछ एक नाम था, तो पंप हाउस ऐसा कुछ था, बॉयलर हाउस और पंप हाउस। ठीक है, तो ये जो टोटल खर्चा आया इसको अभी हम लोग फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ नहीं है, तो अभी फिर से हम लोग यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो क्या होगा, टोटल खर्चा आ गया। अब हम लोग ए बी सी प्रोडक्शन में क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे, तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन,
तो इनका ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रखा है कितना कितना, 2,70,000, 3,70,000 और 6,00,000। 2,70,000, 3,70,000 और 6,00,000। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा कितना 45, 15 और 30 इस तरह से करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल कितना हो रहा है 45, 15 और 30 45, 15 और 30, तो यहाँ पर 90% हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है ट्रायल एंड एरर मेथड में, हम लोग पहले टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितना, अपना टोटल खर्चे का कितना वो एपोर्शन करेगा, तो 90% हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर 95, 60 और 35 कितना हो रहा है 95 हो रहा है। नहीं एक मिनट, 60, 35, हाँ ये तो सर्विस डिपार्टमेंट का हो रहा है। तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 5,04,271 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 5,04,271, ठीक है। 5,04,271 और 5,04,271 इंटू हो जाएगा, 45%। अच्छा अलग अलग ही करेंगे ना, जोड़ने का जरूरत नहीं, अलग अलग ही करना पड़ेगा। 45%, 15% और 30%। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45%, 15% और ये 30%, ठीक है। तो 45% करने से आ रहा है 226922, 226922 ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर 5,04,271 इसका 15%, तो 7,564,0.65 मतलब 1, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये वाला आएगा 5,04,271 इंटू 30%, तो 151281, 151281 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये डिपार्टमेंट वाई का क्या है 585413, 585413 ये टोटल खर्चा है। उसमें ये इन तीनों डिपार्टमेंट को कितना अपोर्शन करेगा 60 और 35, सी में नहीं जाएगा क्योंकि सी को नहीं सर्विस देता है, 60 और 35, ठीक है। तो सी में नहीं जाएगा क्योंकि सी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कोई भी सर्विस, तो 60%, तो 585413 इंटू 60%, तो ये हो गया 351,247, 351,247। अच्छा और 35%, तो 204,894.5 मतलब 5 ये हो रहा है, ठीक है। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते हैं 6,00,000 प्लस 151,281, तो ये हो जाएगा 7,51,281। अच्छा ये हो गया 3,70,000, 75,641 प्लस 204,895, 6,50,536, ठीक है। और ये हो जाएगा 2,70,000 प्लस 226922351247, तो 8,48,169, ठीक है ऐसे आएगा। तो टोटल खर्चे को फिर हम लोग अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहला वाला पोर्शन। उसके बाद हम लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है इनकेस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। डायरेक्टली हम लोग इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। बाकी मेथड में क्या होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसके नीचे ही स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। लेकिन ये दोनों मेथड में ऐसे नहीं होता, साइमल्टेनियस में पहले एक इक्वेशन बनाओ टोटल खर्चे के हिसाब से, और यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में। उसके बाद जो टोटल खर्चा आएगा उसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, लेकिन अगर परसेंटेज है तो हमें परसेंटेज वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहना पड़ेगा। अच्छा तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड जो हम लोगों ने पहले नहीं सीखा था। अब इलास्ट्रेशन 5 में देखो,
टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलास्ट्रेशन 4, इलास्ट्रेशन 4 में जैसा था वैसा ही सारा इंफॉर्मेशन रहेगा. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके हमें एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. ठीक है. ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी. एबीसी का मशीन आवर रेट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो मशीन आवर हमें गिवन होना चाहिए. देखो गिवन था, ये देखो मशीन आवर, तो हम लोग मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट लिख लेंगे. तो इलास्ट्रेशन 5 देखो ए बी सी एक्स वाई. ठीक है. क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना तो सारा नाम ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से फिर नहीं होगा. टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या क्या आएगा देखो. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या क्या है. 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000 और 5,35,000. तो 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000 और 5,35,000. ठीक है. अब रीडिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड था, ये देखो यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हम लोग एक एक डिपार्टमेंट का जो है खर्चा बाकी सारी जगह पे अपोर्शन करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स, तो डिपार्टमेंट एक्स इनका अपोर्शन कैसे होगा. इनका अपोर्शन होगा, देखो यहाँ पर हम लोग रेशियो यूज कर सकते हैं. ठीक है. वैसे तो परसेंटेज में गिवन है लेकिन हम लोग रेशियो यूज करेंगे क्योंकि परसेंटेज यूज करना पड़ेगा सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर मेथड में, बाकी केसेस में नहीं. तो 45, 15, 30, 10. तो 45, 15, 30 और 10. ठीक है. तो 45 ए के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4,75,000. ठीक है. इसीलिए यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे माइनस करके ये एक फॉर्मेट बनता है तो इसीलिए करना जरूरी है. तो यहाँ पर टोटल कर लो. तो 45 प्लस 15 प्लस 40, 30 एंड 10 40, 100 हो गया. तो 4,75,000 डिवाइडेड बाई 100. तो 4750 इंटू 45. तो पहला वाला आ जाएगा 2,13,750 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 15. तो यहाँ पर आ गया 71,250, 71,250. फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1,42,500. अच्छा. फिर उसके बाद 47,500. ये हो गया. अच्छा. अब फिर डिपार्टमेंट वाई का हो जाएगा. डिपार्टमेंट वाई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 60, 35, 15. तो 60, 35 और 15 या 5 था, 5 है. ठीक है. 5 तो ए में जाएगा, बी में जाएगा और यहाँ पर एक्स में जाएगा. ठीक है. सी को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि सी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो सी में पहले ही ऐसे लगा देते, नहीं तो गलत हो सकता है. ये दोनों का टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 5,35,000 प्लस 47,500. तो ये हो गया 5,82,500, 5,82,500. ठीक है. अब इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाता है 40 और 60, 100 हो गया. तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60. तो पहला वाला हो जाएगा देखो 3,49,500. अच्छा. नेक्स्ट हो जाएगा 2,03,875. इस पे नहीं जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर कितना होगा देखते हैं, 35 इंटू 5. यहाँ पर हो जाएगा 29,125, 29,125. ठीक है. ये हो गया. अच्छा. अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये तब तक होते जाता है जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है. ठीक है. तो डिपार्टमेंट एक्स फिर से 45, 15, 30 और 10. ठीक है. तो ये x का डिस्ट्रीब्यूट होगा 29,125. ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी सारे जगह में. तो ये कितना हो जाएगा, 30 एंड 10 40. तो ये देखो 45 प्लस 15 प्लस 40, 100 हो रहा है. ठीक है. तो 29,125 डिवाइडेड बाई 100.
इंटू 45 तो ये आ जा रहा है 13106। अच्छा उसके बाद 15 तो 15 होने से 4368.75 इसीलिए हम इसको 9 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सी में भी जाएगा तो सी में हो जाएगा 8738, 7.5 है इसीलिए मैंने 8 कर लिया। अच्छा उसके बाद ये वाला हो जाएगा 2912, ठीक है। अच्छा अब फिर डिपार्टमेंट वाई 60:35:5 तो ये भी 100 होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2912। सी में नहीं जाएगा, बाकी सारे जगह में जाएगा। तो 2912 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 तो ये हो जाता है 1747। अच्छा उसके बाद 35 तो 35 में 2912 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 तो ये हो गया 1019.2 तो 1019 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 5। अच्छा तो ये हो जाएगा 145.6 मतलब 146, ठीक है 146। और डिपार्टमेंट एक्स फिर से हम लोग करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स एक्स का है 45:15:30:10, ठीक है। तो 146 को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 146 का ये 146 डिवाइडेड बाय 100 अच्छा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45 तो ये हो जाता है 65.7 मतलब 65, ठीक है। अच्छा 67 भी ले सकते हैं, 65 के जगह हम लोग सॉरी 66 भी ले सकते हैं। डिवाइडेड बाय 45 इंटू 15 अच्छा तो ये हो गया 21.9 यानी 22, ठीक है। अच्छा उसके बाद 30 तो ये हो गया 43.8 यानी 44। और ये 14.6 यानी 15, ठीक है। हमें जस्ट एक बार चेक कर लेना है कि 146 हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है शायद 6 4 10 5 15 16 17 हो जा रहा है तो एक कहीं पर कम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो है ये एडजस्ट हो जाएगा 146, ठीक है। फिर से हम लोग कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाई वाई में 60:35:5 तो ये वाला 15 सी में नहीं जाएगा बाकी सब में जाएगा तो 15/100 इंटू 60 तो ये हो गया 9 रुपीज। 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 तो ये हो गया 5.25 यानी 5.25 है, 5 ही ले लेते हैं। 5 लेंगे तो 9 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 5 15 नहीं होगा, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर अगर करेंगे तो बहुत ही कम होगा। देखो 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 अगर करेंगे तो वो 0.75 आएगा तो लगभग हम लोग यहाँ पर 1 रुपीज जो है वो दे सकते हैं। अब आगे का डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं क्योंकि 1 का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट नेग्लिजिबल वैल्यू होता है तो जरूरत नहीं है करने का। अब हम लोग टोटल कर सकते हैं, टोटल करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो टोटल करके देखते हैं 2,70,000 प्लस 2,13,750 750 प्लस 349,500 प्लस 13,106 प्लस 1747 प्लस 65 और 9 तो ये हो जाता है 8,48,177, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 3,70,000 प्लस 71,250 203875 203875 4369 1019 22 और 5 मतलब 27 तो ये हो गया 650,541। ये तो ब्लैंक हो जाएगा, इसका एडजस्ट होके ब्लैंक ही हो जाना चाहिए। 6 लाख 1,42,500 1,42,500 प्लस 6 लाख तो ये हो गया 7,42,500 8738 प्लस 44 तो ये हो जाएगा 7,51,282।
ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस मेथड से करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है। तो अगर एक चीज देखो, कोई भी मेथड लो, ओवरऑल आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना आया है, 8,48,169, और यहाँ पर कितना आया, 8,48,169। वो जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा कम बेसी हो रहा है। ठीक है। यहाँ भी हमारा कुछ पॉइंट्स आ रहा था, यहाँ भी पॉइंट्स आ रहा था। ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पर जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो पॉइंट आ रहा था, तो पॉइंट के रेक्टिफिकेशन के वजह से चेंजेस होगा, लेकिन उतना भी चेंजेस नहीं होगा। ये देखो 8,48,169 एक ही जैसा होना चाहिए। बी का कितना है, 6,50,541, 6,50,541 की जगह 36 है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉइंट इशू। और यहाँ पर 7,51,281, ये देखो 7,51,282, ये तो बहुत ही करीब करीब ही हुआ है। तो तुम लोग को जो मेथड आसान लगे उससे करके देख सकते हो। मुझे तो आसान यही वाला लगता है, इससे आसानी से होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन या ट्रायल एरर मेथड जो है वो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग भी है, इससे जल्दी होता है। और हम लोग तब तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब तक पॉइंट तक, 1 रुपया तक करेंगे। जब पैसे में आ जाएगा तब हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टॉप कर देंगे। और कोई भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा, चाहे ये वाले मेथड से कर लो चाहे ये वाले मेथड से, कोई भी मेथड करो आंसर जो है सेम आएगा। लेकिन हाँ, कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो हमें सोचना जरूर चाहिए। ठीक है, कि सर्विस जो है वो अगर कोई कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें अगर हम लोग फोकस नहीं करते हैं तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर सिर्फ वन वे सर्विस प्रोवाइडेड है तो उसमें ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। ठीक है। और अगर मान लो दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या बोलते हैं उसे, ट्रायल एंड एरर मेथड हो जाता है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाता है, और एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक तो शायद मैंने गलत बोल दिया, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। ठीक है। तो ये जिससे भी करो आंसर लेकिन सेम आएगा। तो अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो तुम लोग ये वाला फॉलो कर सकते हो, अगर ये आसान लगता है, या फिर अगर दूसरा कुछ आसान लगता है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस के लिए इलास्ट्रेशन 5 हो गया, इलास्ट्रेशन 6 देखो। यहाँ पर वो मशीन्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो वाला है। ठीक है। तो मशीन वाला क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का एक मशीन है, इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक चलेगा। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 9 लाख, इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 9 लाख है। रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख, पूरे लाइफ का जो मतलब रिपेयर्स का खर्चा है वो 18 लाख है। एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4,380 आवर्स पर ईयर, एक साल में 4,380 आवर्स जो है ये मशीन रन कर सकता है ऑन एवरेज, एवरेज के हिसाब से। ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5। द मशीन occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of the total of 10 for lighting। लाइटिंग के जितने पॉइंट्स थे उसमें से 2 पॉइंट इसने कवर कर रखा है। द फोरमैन हैज टू डिवोट about 1/6 of his time to the machine. The monthly rent of department is 30,000 and the lighting charges amount to 8,000 per month. The foreman is paid a monthly salary of 19,200. Find out the machine hour rate assuming insurance is 1% per annum on 1 crore and the expenses on oil etc. are 900 per month. अच्छा, यहाँ तक ही दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मशीन आवर रेट। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ डेटा मंथली दिया हुआ रहता है, कुछ ईयरली, या फिर मिक्सड अप हो सकता है, पूरा ईयरली है पूरा ही मंथली है। हमें किसी भी एक पैटर्न में क्वेश्चन को करना चाहिए, या तो हम लोग पूरा एक्सपेंसेस को मंथली लेके कर सकते हैं या पूरा एक्सपेंसेस को ईयरली लेके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंसेस क्या हो रहा है। अगर हम लोगों ने मंथली लिया हुआ है तो मंथली में मशीन कितना घंटा चला, और अगर ईयरली लिया हुआ है तो ईयरली मशीन कितने आवर्स चले, उससे डिवाइड कर देंगे तो मशीन आवर रेट मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन 6। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग या फिर फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस।
देखो, जिन लोगों को एग्जाम में लिख के करना है, अगर उन लोग को थोड़ा भी डिफिकल्टीज लगता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा फिक्स्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो बिना लिखे ये हेडिंग हम लोग नॉर्मल भी चाहे तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लाइन बाय लाइन खर्चा लिख दिया कर दिया, ठीक है। और अगर समझ में आ जाता है तो हम लोग बाइफर्केशन करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में यहाँ पर क्या क्या आएगा। यहाँ पर ये मशीन का जो बोल रखा है इससे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और इसके अलावा रेंट जो है वो फिक्स्ड होगा, रेंट कहीं हम लोगों ने पढ़ा था वो फिक्स्ड होगा। अच्छा, फोरमैन सैलरी फिक्स्ड होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड होगा, इंश्योरेंस फिक्स्ड होगा, ठीक है। अच्छा, लाइटिंग चार्जेस जो है वो फिक्स्ड होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो जिन लोगों का सीए के लिए है, ठीक है, ये एक बार बता देते हैं। सीए के लिए जो है वो लोग डेप्रिसिएशन फिक्स्ड लेना, ठीक है, वो लोग डेप्रिसिएशन फिक्स्ड लेना, क्योंकि प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना, ओवरऑल आंसर सेम ही आएगा अगर हम लोग कुछ नहीं भी लिख के पूरा टोटल करते हैं। जैसे कि देखो हम समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा जो भी क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, ये सब डिवाइड करके 3.59, यहाँ पर भी वही आया था, ठीक है। तो अगर हम लोग एक साथ भी कर देते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल हेडिंग नहीं करते हैं, तो भी तो हमारा आंसर उतना ही आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिक्स्ड वेरिएबल लिख के करते हो तो इंस्टीट्यूट का जिनका जैसा गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, सीए के केस में डेप्रिसिएशन को जो है फिक्स्ड लेना है, ठीक है। सीएमए के केस में डेप्रिसिएशन को क्या लेना है, रनिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है, रनिंग एक्सपेंसेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। रनिंग एक्सपेंसेस मैंने लास्ट दिन बोला था कि वेरिएबल ही होता है, एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं होता है, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस का मतलब मशीन चलेगा तो खर्चा होगा, नहीं तो नहीं, तो उसको हम लोग वेरिएबल ही बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि रनिंग एक्सपेंस हेडिंग लिखा जाता है, वेरिएबल नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा फीचर्स में डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जिनके मैट में जो रेफर किया वो हम बोल रहे हैं। और सीएस के लिए हम बोलेंगे क्योंकि उनका एमसीक्यू पैटर्न रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को तो एमसीक्यू के क्या है, लास्ट आंसर जो है वो लिखना है, तो फिक्स्ड में लो वेरिएबल में लो वो कोई देखने नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वैसे लॉजिकल अगर बोलो तो मैंने लॉजिक लिखवाया हुआ है कि अगर एसएलएम मेथड और मतलब अगर प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हमें पता करना है कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता अगर करना है कि कौन सा सही है, इंस्टीट्यूट तो अपने हिसाब से बोला ही है, लेकिन अगर सही पता करना है तो देखो जो एसएलएम मेथड होता है वो फिक्स्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हर बार एक ही जैसा लगता है। डब्ल्यूडीवी जो है वो भी फिक्स्ड, मतलब अगर कोई डब्ल्यूडीवी मेथड एसएलएम मेथड वो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड माना जाएगा, फिक्स्ड खर्चा माना जाएगा, क्यों। देखो अब एसएलएम मेथड में हर साल 10,000 लगेगा तो 10,000 ही लगेगा, डब्ल्यूडीवी में चेंज होते जाएगा, लेकिन उस चेंज को हम लोग वेरिएबल नहीं बोलते हैं। यहाँ पर अगर एक ही तरह से हम लोग चार्ज किए जा रहे हैं, जैसे डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं तो डब्ल्यूडीवी किए जा रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड। यहाँ पर वेरिएबल कब होता है, जब हम लोग मशीन के आवर लाइफ को आवरली काउंट करते हैं तब जाके उसे वेरिएबल बोलना चाहिए, ये नॉर्मली जो है मेन इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से कैसे होगा वो मैंने बता दिया। अगर सीए के लिए करना है तो डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड में डाल लो, और अगर सीएमए के लिए करना है रनिंग, और सीएस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एमसीक्यू बेस्ड है तो कैसे भी करो आंसर तो जो सेम ही आएगा, ठीक है, उसको फिक्स्ड में लो वेरिएबल में लो, आंसर कोई वेरी नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो अब हम यहाँ पर दिखाते हैं कि मशीन का डेप्रिसिएशन, तो हम एक बार अभी थोड़ा सा फिक्स्ड बेसिस पे करके दिखाते हैं, लास्ट दिन मैंने इसको वेरिएबल बेसिस पे करके दिखाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन लिखते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देते हैं कितना होगा, देखो 1 करोड़ का मशीन है और 9 लाख इस पे क्या हुआ है, स्क्रैप वैल्यू है, और 10 साल के लिए है। अच्छा, तो ये कितना होगा देखते हैं, 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर, डिवाइडेड बाई 10 ईयर। अच्छा, अरे, डिवाइडेड बाई 10 ईयर, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड स्क्रैप वैल्यू इज 9 लाख, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ। अच्छा, और तो कुछ नहीं बोला है। अच्छा, ये एक ही मशीन का होगा, ये मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन 10 ईयर्स, ठीक है। हम्म, अब इसका ईयरली बोल रखा है ना कितना ये होगा, ठीक है, चलो ये इसी पे करके देखते हैं, 1 करोड़
1 करोड़ मतलब 70, एक 1 करोड़ यानी 70 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 70। 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ -9 लाख डिवाइडेड बाई 10। मैम ম্যাম 9,10,000। 9,10,000। হ্যাঁ 9,10,000, এটা একটা বছরের হচ্ছে, ये 1 ईयर का हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको मंथली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन को मंथली करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, क्यों मंथली करने में बेनिफिट है, देखो द मंथली रेंट यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, मंथली रेंट बोल रखा है और मंथली खर्चा कुछ बोला है क्या। हम लोग ईयरली भी कर सकते हैं, ये देखो मंथली सैलरी मैक्सिमम डेटा ना मंथली दिया हुआ है, ये देखो ये कुछ लाइटिंग चार्जेस पर मंथ, तो मैक्सिमम पर मंथ दिया हुआ है, तो सारे पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने से बेटर होगा कि हम लोग जो ईयर वाला है उसको मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 9,10,000 अगर 1 साल का हो रहा है तो हर महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 12, है ना। तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पर मंथ, ये पर मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 7,5 यहाँ पर हो जाएगा 7,5,833 पर मंथ हो गया। ठीक है, अच्छा आफ्टर डेप्रिसिएशन यहाँ पर फिक्स्ड में देखो क्या आ जाएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन को लेके इश्यूज है, बाकी किसी चीज को लेके इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी एज इट इज होगा। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स जो है वो तो रनिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो वेरिएबल में चला जाए, मतलब रनिंग में चला जाएगा। 4 - 6 मंथली रेंट, ये मिल गया रेंट। ठीक है, तो रेंट लिख लेते हैं, देखो मंथली रेंट कितना है, 30,000 था। ठीक है, रेंट 30,000 है पूरे डिपार्टमेंट का, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट में इस मशीन का कितना ऑक्यूपेंसी है वो बता रखा है, देखो क्या बताया है, द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द एरिया, तो पूरे एरिया का रेंट जितना है उसका कितना यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, 30,000 मंथली है। ठीक है, तो 1/4 चार्ज कर देंगे क्योंकि 1/4 इस मशीन के थ्रू ऑक्युपाइड है, तो 7,500 पर मंथ दिया हुआ है ना सारा डिटेल्स, इसलिए पर मंथ में ही हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये ऑलरेडी पर मंथ में गिवन था। रेंट हो गया। नाउ लाइटिंग वाला देखो, लाइटिंग, लाइटिंग का क्या है, यहाँ पर बोल रखा है 2 लाइट पॉइंट यूज हो रहा है थ्रू मशीन आउट ऑफ 10 लाइट पॉइंट, 10 में से 2, और पूरे लाइटिंग चार्जेस कितने हैं, 8,000, 8,000 आया है पूरे 10 लाइट का बिल। ठीक है, तो 2 लाइट का जो होगा वो इस मशीन के लिए अपोर्शन हो जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो ये हो गया 1,600। ठीक है, ये लाइटिंग चार्जेस हो गया। अच्छा, लाइटिंग चार्जेस के बाद फोरमैन पेड ए मंथली सैलरी, तो इनका भी लिख लेते हैं सैलरी, फोर मैन सैलरी। अच्छा, ये हो गया 19,200 मंथली है, लेकिन देखो कितने लोग इस मशीन पे, मतलब कितने फोरमैन इस मशीन पे काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में शायद बोला था द मंथली रेंट, फोरमैन वाला नीचे बोला है क्या, लगे कितने फोरमैन काम कर, ऊपर में ना, कहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ चला गया, द मशीन इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी 15 लास्ट द लाइन लास्ट लाइन, जब फोरमैन द फोरमैन हैज 1/6 टू, of his हाँ time. 1/6, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 1/6 कर लेंगे। ठीक है, 1/6 बोल रहा है इस मशीन के लिए एप्लीकेबल है, तो 19,200 का 1/6, तो 3,200, 3,200 हो गया। अच्छा, अब सन्ड्री एक्सपेंस, ये मंथली कितना बोल रखा है, देखो सन्ड्री एक्सपेंस एक बोल रखा था 900, ये देखो 900 पर मंथ। ठीक है, ये ओवरऑल है तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। अब देखो ये ऑयल वगैरह था, अगर हम लोग चाहे तो इसको वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा बात ऐसे आ जाता है, इसको फिक्स्ड में ही क्यों लिखे, लेकिन तुम लोग चाहो तो इसको वेरिएबल में लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस का देखो यहाँ पर बोल दिया है ऑयल वगैरह, तो ये अगर मतलब फिक्स नेचर का होगा, वो तो क्लियरली हमें बताया नहीं है कि फिक्स नेचर का है मतलब फिक्स्ड इतना ही खर्चा होता है कि नहीं होता है, तो मैंने इसको फिक्स्ड में दिखाया। ठीक है, अब इंश्योरेंस, ये जैसे फिक्स्ड में ही होगा, इंश्योरेंस वगैरह फिक्स्ड होता है।
क्योंकि मशीन के चलने या ना चलने से ये सारे खर्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1% ऑफ कितना हो जाएगा, 1 करोड़, 1% ऑफ 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मशीन के वैल्यू के ऊपर होता है, ये देखो ऑलरेडी बोल रखा है 1% ऑन 1 करोड़। तो ये 1% पर एनम है, तो इस पे अगर 1% लगाएंगे तो ये 1 साल का दिखेगा, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो पर मंथ का दिख जाएगा इंश्योरेंस का खर्चा। तो 1 करोड़ पे 1%, ठीक है। मतलब करीब करीब 1 लाख का इंश्योरेंस करना पड़ेगा 1 साल का, और 1 मंथ का हो जाएगा डिवाइड करने से 833, ठीक है। 8 3 बार 3। अब इसका टोटल कर लो, 8333, 900, 3200, 1600, 7500 और 75833। तो ये हो गया 97 366 ये टोटल हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पर मंथ का हो गया, लेकिन हमें आवरली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो आवरली बेसिस पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बताया था, देखो मशीन जो है कितना आवर चल रहा है, ये देखो मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर। एक साल में 4380 आवर्स जो है मशीन रन कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 साल का दिया हुआ है, तो लेकिन हम लोगों ने तो 1 साल का कैलकुलेट नहीं किया है, हम लोगों ने कितना किया है, मंथली किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट पर आवर कितना हो जाएगा, 97366 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 साल का है 4380, तो एक महीने का कितना होगा उससे डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक एक मंथ का पता चल जाएगा, तो पहले डिवाइडेड बाय 12 का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 97366 डिवाइडेड बाय 4380 डिवाइडेड बाय 12, तो 4380 डिवाइडेड बाई 12, तो पर मंथ कितना चलता है 365 आवर्स। इससे डिवाइड कर देंगे, पर मंथ के डेटा को मंथ से ही डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडेड बाई 365। तो दो डेटा के अलावा बाकी सब देखो हमें मंथली दिया हुआ था, तो मंथली ही करना हमारे लिए बेटर है, नहीं तो ज्यादा मेहनत होगा। तो 266.76 लिख देते, 756 आ रहा है, ठीक है। तो 76 लिख देते, ये आ रहा है पर आवर बेसिस पे, ये फिक्स्ड खर्चा जो है ये हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल लिख सकते हैं या फिर रनिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट में रिपेयर्स और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों बचा हुआ है। अच्छा, रिपेयर्स का क्या बोला था, देखो रिपेयर्स का बोला था रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। 18 लाख जो है होल लाइफ का रिपेयर्स का खर्चा बोल रहा है। तो यहाँ पर 18 लाख ये होल लाइफ का है, ठीक है। होल लाइफ में कितना खर्चा होगा, मशीन अगर एक साल में 4380 आवर्स चल रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो रनिंग के ऊपर होना चाहिए, रनिंग के ऊपर रिपेयर्स का खर्चा कम या ज्यादा होगा। तो एक साल में अगर 4380 आवर्स चलेगा तो मशीन का लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में कितना चलेगा, 4380 इंटू 10, टोटल इतना आवर चलेगा। और टोटल इतना आवर चलने पे 18 लाख का रिपेयर्स का खर्चा होगा। कैसे पता चला, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ, देखो होल लाइफ का खर्चा इतना है और होल लाइफ मशीन का कितना है, एक साल में अगर 4380 आवर चलता है तो 10 साल में इंटू 10 इतना चलेगा। तो अगर हम लोग पूरे ये 18 लाख को डिवाइडेड बाई पूरे मशीन के होल लाइफ से कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो देखो कितना हो रहा है, 18 लाख डिवाइडेड बाई 43800, तो यहाँ पर आ जा रहा है 41.10, ये आ रहा है, ठीक है। 41.10, ठीक है, पर आवर बेसिस पे ही निकल गया। ये ये क्या हो गया, 43,800 आवर्स के लिए इतना, तो 1 घंटे के लिए कितना, तो डिवाइड करने से ही निकलेगा, तो डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया। बचा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 15 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का। रेट पर यूनिट है 5, तो हमें 1 घंटे का ही चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 यूनिट जलता है, 1 यूनिट का 5 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5। 1 घंटे में 15 यूनिट जलता है, तो 15 यूनिट का जो बिल होगा वही 1 घंटे मशीन चलने का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। तो 15 इंटू 5, 5 रुपए करके पर यूनिट बिल है, तो 75,
ठीक है। अब इसका टोटल डाल लेते हैं, 75 प्लस 41.1 प्लस 266.76, तो ये हो गया 382.86 मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। अब देखो, अब डेप्रिसिएशन को इसके जगह अगर नीचे हम लोग लिख देते हैं, रनिंग एक्सपेंस बोल के लिखना चाहिए, देन हम लोगों को अगर हम लोग लिख देते हैं तो 75833 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे, वहां पर भी डिवाइडेड बाय ऐसा करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तुम लोग करके देखना घर पे, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ का टोटल चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, आफ्टर दैट ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा तब। लेकिन मशीन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, तब हम लोगों को रनिंग कॉस्ट लिखना चाहिए। रनिंग कॉस्ट के अंदर जो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लिखा जाता है फिर भी चलेगा, बट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट अगर लिखेंगे लैंग्वेज तो हम लोग डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं दिखा सकते, रनिंग कॉस्ट लिखने से दिखा सकते, ठीक है। तो रनिंग कॉस्ट अगर लिखेंगे तो दिखा सकते प्रेजेंटेशन के केस में। तो जब यहाँ पर सीएमए के केस में बोल रहे हैं तुम लोगों को, जब डेप्रिसिएशन लिखोगे ना तो वहां पर रनिंग कॉस्ट लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखना है, ठीक है। रनिंग कॉस्ट लिखोगे तब जाके वहां डेप्रिसिएशन प्रेजेंट करना सही रहेगा। अच्छा, ये हो गया इलास्ट्रेशन 6, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 7, यहाँ पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन मशीन रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, देखो। ए मशीन शॉप से कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मशीन शॉप है जहां पर 3 मशीन है, तीनों का इक्वल कैपेसिटी है। टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। 9 ऑपरेटर को रखा गया है लेकिन 3 मशीन के लिए। 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन, एक एक मशीन पे 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। Operators are paid 20 per hour. The factory works for 48 hours in a week. Factory works for 48 hours in a week. मतलब एक वीक में फैक्ट्री जो है 48 आवर्स काम करती है, विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। लेकिन सेटअप करने में एक हफ्ते में 4 आवर्स लग जाता है, तो इससे हमें इफेक्टिव मशीन आवर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 आवर्स में तो प्रोडक्शन नहीं होता है ना। तो 44 आवर जो है इफेक्टिव मशीन आवर हो जाएगा वीकली। द वर्क इज ज्वाइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। ये तो नॉर्मल सा बात है, ऑपरेटर काम पे आ गया है तो उसे 48 आवर्स का ही पेमेंट मिलना चाहिए। 4 घंटे अगर मशीन को सेटअप करने में लगता है तो वो अपना सैलरी क्यों छोड़े, वो तो नॉर्मल प्रॉब्लम है ना। तो इसके साथ तो इसका सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको तो 48 आवर्स का ही पेमेंट मिलना चाहिए। इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। लेकिन जो बोनस मिलेगा वो प्रोडक्टिव टाइम का मिलेगा, ठीक है। मतलब 44 आवर्स के लिए मिलना चाहिए, ये इनका रूल्स है, इन्होंने बोनस का रूल्स ऐसे निकाला है। कॉस्ट पर रिपोर्टेड for this company on the basis of 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है। क्या बोला है देखो, कॉस्ट आर रिपोर्टेड मतलब एक रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा ना कि कितना खर्चा आया, ठीक है। हाँ, तो कब रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, बोल रहा है कि बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड, 4 हफ्ते में एक बार हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। 13 4, अब 13 क्यों बोला है, क्योंकि एक साल में देखो 52 वीक होता है, तो अगर हम लोग 1 वीक में रिपोर्ट करेंगे तो 13 टाइम्स रिपोर्ट करना पड़ेगा, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक। और अगर हम लोग हर वीक में रिपोर्ट करेंगे तो 13 टाइम्स रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस लैंग्वेज को बोला जाता है 13 4 वीकली पीरियड रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग जो जाएगा वो 13 टाइम्स जाएगा इन ए ईयर, एंड वीकली क्या होगा, वीकली कितना बार जाएगा, 4 हफ्ते में एक बार जाएगा, ठीक है। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, ठीक है। तो ये लोग क्या करें, ऑपरेटर को, ऑपरेटर के वेजेस को भी लगा रहे, मतलब हम लोग जो मशीन आवर रेट निकालेंगे ना वो कंप्रीहेंसिव निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। यहाँ पर बोला है डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल cost the each machine is 52,000, cost of the each machine 52,000, maintenance repairs per machine per week per machine 60 rupees, consumable stores per week per machine 75,
पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट, नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स। तो सेटअप जब चलता है तब लेकिन पावर कंजम्पशन नहीं होता है। अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट पर एनम 5400, हीट एंड लाइट पर एनम 9720, फोरमैन सैलरी पर एनम 12960 एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड। तो हमें 4 हफ्ते का कैलकुलेट करके बताने के लिए बोल रहा है कि क्या खर्चा आएगा मशीन रन करवाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं धीरे धीरे, देखो क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है एक मशीन का खर्चा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट नोट करेंगे, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है एक मशीन का खर्चा कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर ए 4 वीक पीरियड। तो 4 वीक के लिए हमें एक मशीन का खर्चा जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि 4 वीक में एक मशीन कितना टाइम चल रहा है, कितना इफेक्टिव है और कितना टोटल मशीन आवर है रन जो कर रहा है। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा। तो इलस्ट्रेशन 7, तो यहां पर लिखेंगे टोटल वर्किंग आवर फॉर 4 वीक पीरियड। 4 हफ्ते में मशीन कितना चलता है, तो 4 हफ्ते में मशीन कितना चलेगा, यहाँ पर एक बता रखा था कुछ डिटेल्स। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 48 कहाँ चला गया, 48 आवर्स। ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज में दिया है इसलिए नहीं दिख रहा है। 48 आवर्स इन ए वीक। ठीक है, एक मशीन एक हफ्ते में 48 आवर्स चल रहा है। तो 4 हफ्ते में कितना चलेगा, टोटल वर्किंग आवर्स फॉर 4 वीक पीरियड। एक हफ्ते में अगर 48 आवर्स चल रहा है तो 4 हफ्ते में ऑब्वियसली ज्यादा चलेगा। 4 वीक के लिए कितना चलेगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 48 × 4। ऐसा क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज यहाँ पर हमें 4 वीकली पीरियड का कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये इतना हो गया, माइनस कर देंगे सेटअप टाइम। ठीक है, फॉर 4 वीक पीरियड। तो सेटअप करने के लिए कितना लगता है, 4 आवर्स लगता है सेटअप टाइम। तो 4 आवर्स एक हफ्ते के लिए लगता है, तो 4 हफ्ते के लिए लग जाएगा 16 आवर। तो माइनस कर देते हैं 176 आवर, ये हो जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर फॉर 4 वीक पीरियड। 4 हफ्ते में मशीन इतना इफेक्टिव रनिंग करता है, मतलब प्रोडक्टिव रनिंग। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एक जो है कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड। अच्छा, सबसे पहले लिख देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, मैक्सिमम हमें पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पर एनम ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा, ये देखो सब पर एनम दे रखा है। डेप्रिसिएशन, इधर मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये तो पर वीक दे रखा है, वैसे भी ये फिक्स्ड में नहीं आएगा। एक रेंट था, ये देखो रेंट पर एनम, तो पहले रेंट लिख लेते हैं। रेंट 5400, रेंट 5400। नेक्स्ट देखो क्या है, हीट एंड लाइट पर एनम, तो हीट एंड लाइट 9720। अच्छा, उसके बाद फोरमैन सैलरी 12960, ये भी पर एनम। 12960 है, 12960 था, ये देखो 12960। अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18000, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18000। अच्छा, और डेप्रिशिएशन जो है यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड में भी दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो नीचे रनिंग एक्सपेंस लिख के दिखा सकते हैं। 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 52,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो रनिंग वाले में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर रनिंग लिखना है लेकिन वेरिएबल नहीं लिखना है लैंग्वेज, तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन नीचे ही दिखा देंगे। 5,400, 9,720, 12,960 प्लस 18,000, तो ये हो गया 46,080 रुपीज। ठीक है, ये हो गया स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्सपेंस फॉर वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 हफ्ते का हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो 46080 ये पूरे साल भर का है। ठीक है, पूरे साल भर का है। ये कितने मशीन का है, ये देखो एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये सब डेटा जो है ये एक मशीन शॉप का दे रखा है जहां पर 3 मशीन है। ठीक है, इक्वल कैपेसिटी का। तो ये जो दे रखा है देखो, ये रेंट एपोर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर, पूरे कॉस्ट का मतलब कॉस्ट सेंटर जहां पर ये मशीन सारे अवेलेबल है उसका खर्चा बोल रखा है। तो ये 3 मशीन का बोल रखा है, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो एक एक मशीन का पता चल जाएगा। तो एक एक मशीन का कितना हो गया, 15,360। ठीक है, अब अगर हमें इसे आवरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, 4 वीक पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, ये देखो। एक साल का ये कैलकुलेट हुआ है ना, ये एक साल का कैलकुलेट हुआ है। और ये यहाँ पर रिपोर्टिंग कैसे होता था, ये देखो 13 टाइम्स हम लोग यहाँ पर 4 वीक पीरियड पे रिपोर्टिंग होता था। कहाँ गया वो वाला लाइन, ये देखो, दिस वर्क जॉइंटली ऑपरेट्स एडिशन देयर पेड बोनस, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। ठीक है, 13 4 वीकली पीरियड मतलब हफ्ते में मतलब 4 वीक में एक बार, यानी पूरे साल भर में 13 टाइम्स जो है ये हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 13 4 वीक पीरियड। तो डिवाइडेड बाय हम लोग इसको कितना करेंगे, ये देखो, ये पूरे साल भर का खर्चा है लेकिन ये 3 मशीन का है, तो हम लोग अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से तो ये एक मशीन का निकल जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर देंगे हम लोग 13। ठीक है, तो 13 करने से, एक मिनट रुको, ये 13 ही करना पड़ेगा, एक सेकंड देख लेते हैं। एक साल का है ये वाला, 3 मशीन है, 3 मशीन का कैलकुलेट हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, 4 हफ्ते का। अच्छा, तो ये पूरे साल भर का है, तो साल में 13 टाइम्स जो है वो रिपोर्ट होगा। ठीक है, तो 13 टाइम्स रिपोर्ट होगा। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। तो 4 वीक का कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग को डिवाइडेड बाय इसका मतलब 13 करने बोलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना है 4 वीकली पीरियड का। 4 वीकली पीरियड का रिपोर्टिंग कैसे होता है, 13 4 वीकली पीरियड। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हमें 13 4 वीक पीरियड करना पड़ेगा। 4 वीक पीरियड ये पूरे साल भर का है, क्योंकि ये साल भर का डेटा है, इसीलिए 13 4 वीक पीरियड से डिवाइड करने से हमें एक एक वीक का मिल जाएगा, और एक एक वीक मतलब एक महीने का मिल जाएगा, तो फिर वो 4 वीक का हो जाएगा। 4 वीक मतलब 1 मंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1181.54। देखो ये चीज क्या बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर
फॉर ए 4 वीक पीरियड। सोच के देखो 4 वीक मतलब क्या होता है, करीब करीब 1 मंथ होता है, ठीक है। और पूरे साल भर का क्या है, 13 4 वीक पीरियड का है, तो ये डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो हमें ये 12 महीने का है, ठीक है। मतलब वीकली हिसाब से देखो तो फिर ये पूरे एक साल में जितना वीक होता है उस हिसाब से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक मतलब 4 वीकली पीरियड का रिपोर्ट इस तरह से निकल जाएगा, मतलब मंथली 1181.4, ठीक है। लेकिन ये मंथली तो नहीं हो रहा है, 4 वीक पीरियड हो रहा है, जो कि 1 मंथ के आसपास ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल खर्चा लिखेंगे, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये तो कर दिया हम लोगों ने। अब वेजेस भी लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर टोटल दिखा दिया, लेकिन वेजेस मैंने बाद में इसीलिए लिखा क्योंकि वेजेस का डिटेल्स कुछ अलग तरीके से है। देखो वेजेस कैसे दे रखा है, factory worker for 48 hours force, the worker is jointly operates, the operator are paid fully for 48 hours, in addition they are paid bonus। अच्छा, यहाँ पर 48 आवर्स के लिए वेजेस काम करेगा 4 वीक। ये देखो 20 रुपीज करके, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है एकदम स्टार्टिंग में, टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन। तो एक मशीन के लिए 3 ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है। 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन, ऑपरेटर्स आर पेड 20 पर आवर, 1 घंटे के लिए 20 रुपया मिलेगा एक ऑपरेटर को, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को 3 ऑपरेटर के लिए। क्यों, क्योंकि एक मशीन को 3 ऑपरेटर जो है वो चेक कर रहा है। 3 ऑपरेटर को जितना वेजेस मिलेगा वही हमारे एक मशीन पे वेजेस का खर्चा आएगा, ठीक है। और एक एक जन को 20 रुपए करके मिलता है, 1 घंटे का, 1 घंटे का मिलता है। तो 3 ऑपरेटर को 60 रुपीज मिलेगा 1 घंटे का। और कितना टाइम काम होता है, 48 आवर्स एक हफ्ते में काम होता है, 48 आवर्स पर वीक, ये तो हमें पता था। और हमें 4 वीकली रिपोर्ट निकालना है, तो 4 वीक का कितना होगा, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है, इसीलिए मैंने इससे सेपरेटली निकाला, ठीक है। वो स्टैंडिंग चार्जेस में ही आ रहा है, लेकिन सेपरेट इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये पर एनम बेसिस पे नहीं गिवन है वेजेस का जो खर्चा है। अब देखो 3 ऑपरेटर को देंगे 20 रुपए 1 घंटे का, और कितना घंटा काम होगा, 48 इंटू 4 वीकली पीरियड के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 11520। अच्छा, उसके बाद बोनस, बोनस जो मिलेगा वो प्रोडक्टिव टाइम के लिए मिलेगा। प्रोडक्टिव टाइम कितना है, 176 आवर्स, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 176 आवर्स, ठीक है। और कितना करके मिलेगा बोनस, देखो 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, तो प्रोडक्टिव टाइम का 10%, तो 176 आवर्स का 10% मिलेगा। और बोनस किनको मिल रहा है, बोनस मिलेगा इन वर्कर लोगों को, मतलब 3 ऑपरेटर को देना पड़ेगा, ठीक है। 3 लोग तो मशीन देख रहे हैं ना, 3 ऑपरेटर को देना पड़ेगा, 3 ऑपरेटर को बोनस देना पड़ेगा। और कितना करके, ₹20, कुछ नहीं बोला है तो वेजेस बेसिस पे ही देख लेंगे। तो 176 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 10%, ठीक है। तो 1056 ये हो जाएगा, ये टोटल खर्चा हो जाएगा। ये देखो 1181.54, 1181.54 प्लस 11520, और ये वाला, तो ये टोटल हो जाएगा 13757.54। इसको और ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं हुआ, ये वेजेस और बोनस को, क्यों, क्योंकि ये पर एनम पे नहीं था ना इसके जैसा, ये 4 वीकली पीरियड बेसिस पे ही डेटा गिवन था, तो हम लोगों ने उसी हिसाब में इसको इनटू मल्टीप्लाई जो भी जरूरत हुआ। वेजेस किनको मिलेगा, 3 ऑपरेटर को, क्यों, क्योंकि तीनों मिलके एक मशीन को देख रहे हैं, ठीक है। अब तीनों वर्कर फिर टोटल कितना घंटा काम करेंगे 4 वीकली पीरियड में, एक वीक में 48 आवर्स, तो 4 वीकली पीरियड में 48 इंटू 4, 1 घंटे का 20 रुपया, तो ये टोटल जो टाइम हो रहा है उस पे 20 रुपए करके कितना होगा, वो एक वर्कर का हो जाएगा, तो मतलब एक ऑपरेटर का, तो 3 ऑपरेटर का कितना होगा। बोनस मिलेगा, आवर कितने आवर पे बोनस मिलेगा, जो प्रोडक्टिव आवर है उस पे 10% करके जितना टाइम होगा उस पे बोनस मिलेगा। किनको मिलेगा, ये सारे वर्कर लोगों को, ऑपरेटर लोगों को मिलेगा 20 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड खर्चा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
जो मशीन एक्सपेंसेस अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर मशीन एक्सपेंसेस लिखा, मैंने सारा चीजें डिटेल्स में बता दिया कि वेरिएबल लिखने से लेकिन नहीं होगा, वेरिएबल लिखने से फिक्स्ड में ही डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग अगर मशीन एक्सपेंस लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 52,000 है एक एक मशीन का कॉस्ट, तो एक मशीन का 52,000 इंटू 10%, 10% पर एनम मतलब एक साल का हो जाएगा। ठीक है, एक साल का हो गया डेप्रिसिएशन। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे हम लोगों को दिखाना पड़ेगा 4 वीकली पीरियड का। ठीक है, तो ये देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/52, एक्चुअली 13 इसी तरह से आ रहा है ना, इसमें भी वही चीज कर अप्लाई करेंगे तो तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोगों का ये 52 वीक का दिया हुआ है, लेकिन हमें 4 वीक का कैलकुलेट करना है ना, ये पूरे साल का आया था। ठीक है, ये पूरे साल का आया था, तो एक साल में कितना बार होगा 13, ये देखो 4/52, इसीलिए 52 वीक का 4 वीक 52 वीक में 4 वीक का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 4/52 जैसे डेप्रिसिएशन कभी निकालते हैं 3 महीने का तो 3/12 करते हैं ना, 12 महीने में 3 महीने का 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी तरह से 52 वीक में हम लोग 4 वीक का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 4/52 करेंगे तो हमारा जो है 4 वीकली पीरियड में आंसर आ जाएगा। ये वाला भी सेम इसी तरह से था, अगर ऐसे नहीं लिख के तुम लोग ऐसे लिखोगे और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये पूरे साल भर का है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये पूरे साल भर का है, तो हम लोग को 4 वीक का चाहिए, तो ये 52 वीक का डेटा है, तो डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 कर लो तो 13। ठीक है, सेम सेम ही बात है, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 52,000 इंटू 10%, 52,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 13, 400 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 400। अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं 400 रिपेयर्स मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन के बाद है रिपेयर्स मेंटेनेंस पर वीक का दिया हुआ है, तो 4 वीक का निकाल लेंगे। रिपेयर्स 60 रुपीज करके एक हफ्ते का, तो 4 हफ्ते का 240। कंज्यूमेबल्स था, कंज्यूमेबल्स, तो कंज्यूमेबल्स का देखो क्या दिया हुआ है पर वीक का 75, तो 4 वीक का 75 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 300। फिर नेक्स्ट था पावर। ठीक है, तो पावर का देखो 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। ठीक है, तो 20 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 20 यूनिट जल रहा है। ठीक है, और एक यूनिट का 80 पैसा है, तो 20 यूनिट का जितना होगा वही एक घंटे का खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को आवरली नहीं चाहिए, हम लोगों को 4 वीक में जितना टाइम चल रहा है उसका पावर कंजम्पशन का डेटा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 वीक में 176 आवर्स जो है पावर कंज्यूम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि जब सेटअप होता है तो पावर का कंजम्पशन नहीं होता है, तो 176 आवर्स का जो पावर का बिल होगा वही 4 वीकली बिल होगा। ठीक है, अब एक घंटे का कितना होता है 20 इंटू 80 पैसा, 20 इंटू 80 पैसा। ठीक है, तो 176 इंटू 20 इंटू 80, तो ये हो जाता है 176 इंटू 20 इंटू 0.8, तो ये बन जाता है 2816। ठीक है, तो ये टोटल खर्चा हो जाएगा, तो 2816 प्लस ये हो गया 540 प्लस 400 प्लस 13757.54। अच्छा, ये हो गया 17513.54 टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, और मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट, तो ये कितना हो जाएगा टोटल खर्चा 17513.54, ये 176 आवर्स के लिए है, तो डिवाइडेड बाय 176, तो ये हो जाता है ₹99.508, मतलब 51 ₹99.51 पर ये पर वीक नहीं है, ये 4 वीकली पीरियड का हो जाएगा, ₹99.51 फॉर 4 वीकली पीरियड, 4 वीकली पीरियड, नहीं सॉरी
4 वीकली पीरियड क्यों लिखेंगे, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। देखो ये 1 घंटे का हो जाएगा ना, पर आवर हो जाएगा, ये टोटल इतना खर्चा है डिवाइडेड बाई इतने आवर से करें, इतना आवर चलेगा, ये जो है ये 4 वीकली पीरियड में चलता है, तो 4 हफ्ते में 176 आवर्स चल रहा है मशीन, उस पे खर्चा इतना आ रहा है। तो अगर 176 आवर्स चलने का इतना खर्चा है तो 1 आवर का कितना होगा, तभी तो डिवाइड होना चाहिए, तो ₹99.51 पर आवर होगा। ठीक है, पर आवर होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरा, लेकिन ये भी मैंने क्लियर कर दिया। देखो ये पूरे साल भर का आ गया, क्योंकि 46080 ये एक मशीन का नहीं, ये 3 मशीन का आया था, डिवाइडेड बाई 3। क्यों 3 मशीन का, क्योंकि ये पूरा खर्चा जो है ये पूरे कॉस्ट सेंटर का दिया हुआ था। कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पर वो सारे मशीन अवेलेबल है, तो डिवाइडेड बाई 3 करने से एक मशीन का आ गया, एक मशीन का 1 साल का खर्चा। अब यहाँ पर ईयर जो है वीकली दिया हुआ है, दैट इज 52 वीक, तो 52 वीक से डिवाइड करने से 1 वीक का डेटा आ जाता है, लेकिन हमें 4 वीक का डेटा चाहिए, तो मैंने इंटू 4 कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 13 लिखने से थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी खर्चा जैसे बोला है वैसे दिखाया हम लोगों ने, और ये जो है मशीन रेट पर आवर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अगर कुछ टफ आएगा तो ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वीकली देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इलास्ट्रेशन 8 जो है वो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन पे है, तो वैसे भी ये करना नहीं था आज हम लोगों को। यहाँ पर बचा बस एक ही क्वेश्चन आई थिंक, इलास्ट्रेशन 9 और एक इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 9 और 10 ये हम अभी शेयर कर देंगे तुम लोगों के साथ थोड़े देर में। तो तुम लोग 9 और 10 जो है ना, ये काफी आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 9 डेटा अलग होगा, और 10 ठीक है, तुम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझे आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, हम बता देंगे आंसर। और इसके बाद हम लोग इसको और नहीं करेंगे, अब हम लोग ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन करेंगे, ओवर का क्वेश्चन और नहीं करेंगे। बाकी ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, बस डेटा अलग है। तुम लोग करके मुझे पूछ सकते हो, आंसर हम बता देंगे। ठीक है, अगर करोगे, मतलब करना तो चाहिए, अगर करोगे तो मुझे बताना, हम आंसर बता देंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।